सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे संधि को लेकर के। संधि प्रायः सभी जानते ही हैं, पर बहुत सी चीज़ों में हमारी कुछ समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों का मत है कि संधि बहुत कठिन विषय है। वास्तव में यदि हमें वर्ण या अक्षर की संरचना समझ में आ जाए तो संधि बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वर्ण और अक्षर की संरचना समझने के लिए आप हमारे द्वारा बनाए हुए पहले के वीडियो अक्षर, जिसमें स्वर और व्यंजन हमने पढ़ाए थे, घोष और अघोष जिसमें हमने बताया था, अल्प प्राण और महाप्राण हमने बताया था। इस वीडियो को अगर पहले देख लेंगे आप तो निश्चित है कि आपको संधि अवश्य ही समझ में आ जाएगी और बहुत सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। यदि आपके पास यह वीडियो नहीं है तो आपको इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से उन वीडियो में जा सकते हैं और अक्षर को, शब्द को, माने अक्षर की संरचना को समझ सकते हैं। तो हमको पता है कि अक्षर जो होते हैं वह 3 प्रकार के हैं। सामान्यतः हम तो 2 ही मानते हैं, हमें 2 ही प्रकार बताया जाता है, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। लेकिन एक तीसरा प्रकार भी है जो आयोगवाह कहलाता है। यद्यपि पढ़ते सभी हैं, जानते भी सभी हैं, लेकिन हम शुरुआत में, प्रारंभ में उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको अलग समझते हैं अथवा उसको यह मान लेते हैं कि नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं और इसीलिए हमारे पास समस्या होती है कि कहते हैं संधि कठिन है। वास्तव में मैंने पहले ही बताया, संधि का विषय बिल्कुल सरल है और बस थोड़ी सी समझने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यूं समझें कि जैसे कोई मिस्त्री जब घर बनाता है तो वह एक ईंट लगाता है और उस एक ईंट के समांतर में दूसरी ईंट लगाता है और फिर उन दोनों ईंटों के बीच में कुछ मसाला डालता है, भरता है। इसके बाद दीवार तैयार करने के बाद छपाई हो जाती है। तो हमें समझ में नहीं आता कि किस ईंट का जोड़ या घर में कहां पर कौन सी ईंट लगी है। अब यदि मान लें कि हमें उस घर को तोड़ना हो और हमारे पास अधिक संपत्ति नहीं है, बहुत अधिक अर्थ वाले नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका जो मटेरियल है वह उपयोग में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ईंट को सही निकालना होगा। अब ईंट को सही निकालने के लिए यदि हमको यह पता हो कि ईंट की लंबाई 9 इंची, चौड़ाई 4 इंची और मोटाई 2 से 2.5 इंच होती है, तो हम बाहर की दीवार नाप करके और अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ईंट का जोड़ कहां से होगा और वहां से तोड़ सकते हैं। तो हमारे ईंट उपयोग में आ जाएंगे। ऐसे ही शब्दों में, जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो चुका होता है, संधियों का प्रयोग करके 2 शब्दों को जोड़ करके तीसरे नए शब्द की संरचना कर दी जाती है, तो हमको समझ में नहीं आता कि इसका जोड़ कहां से है। अब यदि हमको शब्द की लंबाई चौड़ाई का पता चल जाए तो निश्चय है कि हम शब्द को वहां से तोड़ सकते हैं और
संधि को विच्छेद करके और अपने शब्द निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि संधि का उद्देश्य क्या है, संधि क्यों। तो संधि के मूलतः दो उद्देश्य होते हैं। दो उद्देश्य कौन कौन से? पहला उद्देश्य जो संधि का है वह है पुराने शब्दों के अर्थ को समझना। पुराने शब्दों के अर्थ को समझना। और जो संधि का दूसरा उद्देश्य है वह है नए शब्दों की संरचना करना, नए शब्दों को बनाना। पुराने शब्दों को समझना, पुराने शब्दों का अर्थ जानना और नए शब्दों को समझना, यह संधि का उद्देश्य है। कैसे? तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक शब्द आता है सतीश। सतीश, अब कहेंगे सतीश कौन है? तो जो नहीं जानने वाले लोग होंगे वह कहेंगे मेरे पड़ोस में कोई लड़का रहता है उसका नाम सतीश है। लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, जब हम शब्द को तोड़ते हैं, तो संधि का विच्छेद सती और ईश बनता है। सती पार्वती के पूर्व जन्म का नाम है और ईश सती के ईश। अर्थ समझ में आ गया कि सती के ईश कौन है? तो भगवान शिव। मतलब पुराने शब्द के अर्थ को समझना, यह संधि का एक उद्देश्य है। दूसरा, संधि का जो दूसरा उद्देश्य है नए शब्दों की रचना करना। नए शब्दों की रचना कैसे? उदाहरणार्थ हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और उस लिखते हुए में हम नहीं चाहते कि हम किसी का जूठन खाएं। जूठन खाने का तात्पर्य यह कि किसी ने कोई शब्द प्रयोग किया है और हम भी वैसा ही शब्द चाहते, तो वही अर्थ है, पर हम नहीं चाहते कि हम किसी के द्वारा प्रयोग किए शब्दों को प्रयोग करें। हम चाहते हैं कि हम स्वयं से अपने शब्द की रचना करें। तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि हमारे लिए शब्द आया रामायण, हमें कहीं प्रयोग करना था। अब क्योंकि रामायण के लिए तो रामायण सभी जगह प्रयोग हुआ है और हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो अब क्या करें? राम के पर्यायवाची देख लिया, राघव, मर्यादा पुरुषोत्तम, राम इत्यादि बहुत से पर्यायवाची हैं। और आयन के पर्यायवाची देख लिया, कहानी, कथा, आख्यायिका, आख्यान इत्यादि, इसके भी बहुत से पर्यायवाची हैं। अब हमने राम के लिए शब्द ले लिया राघव और आयन के लिए शब्द ले लिया आख्यान, और दोनों को जोड़ करके नया शब्द बना दिया राघवाख्यान। अर्थ वही हो गया रामायण, लेकिन शब्द बन गया हमारे लिए राघवाख्यान। जब हमने इस शब्द का प्रयोग किया तो सामने वाले को भी कुछ नया मिला, और इस प्रकार से नए शब्दों की रचना करके हम साहित्य के लेखन के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और साथ में दूसरों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संधि के दोनों उद्देश्य तो प्रायः समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब हम आगे की बात करें, संधि को में जब प्रवेश करते हैं तो उससे पहले हमको यह जान लेना चाहिए कि संधि क्या है। सामान्यतः कुछ लोग कह देते हैं दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। कि
किंतु केवल दो शब्दों के मेल को हम संधि नहीं कह सकते। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि संधि वह है जिसमें दो शब्दों का मेल तो हो लेकिन दोनों ही शब्द सार्थक हो। यदि शब्द सार्थक नहीं है, कोई निरर्थक शब्द है, और हम उन दो शब्दों को मिला दें और कह दें संधि है, तो ऐसा नहीं है। दो सार्थक शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। सामान्यतः हम सभी जानते ही हैं कि संधियां 3 प्रकार की हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। प्रश्न यह है कि संधियां 3 प्रकार की ही क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो अक्षर हैं, हमारे अक्षर भी 3 ही प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। तो क्योंकि अक्षर 3 प्रकार के हैं, इसलिए संधियां भी 3 प्रकार की हैं। क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह उन्हीं अक्षरों में ही परिवर्तन होता है। तो यहां से हम संधि के उद्देश्य को समझ गए होंगे। अब संधि के अंदर प्रवेश करके हम स्वर संधि में प्रवेश करेंगे और एक संधि के लिए एक वीडियो बना करके और आपके पास एक श्रृंखला आएगी जिसको आप पूरी तरह से पढ़ेंगे। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप अधिकतम संधि को समझ पाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो उसके लिए संधि समझ पाएंगे इस बारे में मैं नहीं कहूँगा। अतः वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करना ना करना वो आपकी समस्या है, उसके लिए हम नहीं कहेंगे। हाँ, इसको हम अपने मित्रों को जरूर भेजें, क्योंकि हो सकता है कि यह किसी के काम आ जाए। उद्देश्य केवल किसी एक विद्यार्थी को या किसी एक विद्यालय के विद्यार्थी को पढ़ाने का नहीं है। उद्देश्य है हम सभी को संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, कारक, उपसर्ग यह जानने चाहिए। व्याकरण हम प्रायः चले जा रहे हैं समाप्ति की ओर। व्याकरण का ज्ञान हमारे पास नहीं होता, जबकि व्याकरण के लिए ऐसा कहते हैं, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, स्वजनो स्वजनो माब्रूत सकलम शकल सकृत सकृत। यानी भले ही आपने कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन व्याकरण पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि व्याकरण से ही वाणी की शुद्धता आती है और वाणी की शुद्धता से आचरण की शुद्धता आती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वर संधि के अंदर आकर के उसके प्रकारों को लेकर के बात करेंगे। और मैंने पहले ही बताया कि स्वर संधि में 8 प्रकार हैं, इसलिए प्रयास करेंगे कि 8 प्रकारों को 4 वीडियो में ही दिखा दें, अथवा थोड़ा सा छोटे रहेंगे तो ठीक रहेगा। इसलिए 8 संधियों को हम 8 ही वीडियो में ही देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।